नमस्कार दोस्तों। चाइना का जो ड्रीम था, एक चाइनीज ड्रीम, वो कोलैप्स हो गया है और लोग चाइना को छोड़कर भाग रहे हैं। यानी कि चाइना ड्रीम जो था वो फेल हो गया है और लोगों ने शी जिनपिंग के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया। और ये एक वार्निंग भी है भारत के फ्यूचर के लिए। ये पूरा क्या मामला है, लोग क्यों भाग रहे हैं चाइना को छोड़कर, ये बताऊंगा आपको मैं। आप देखिए, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने, ये 2012 की बात है और ये कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे स्ट्रांग लीडर बनकर सामने आए। और शी जिनपिंग ने बोल दिया जैसे अमेरिकन ड्रीम होता है वैसे ही मैं आपको एक चाइनीज ड्रीम देता हूं। और ये ड्रीम क्या था कि मैं पूरे कंट्री को रेजुविनेट कर दूंगा मैं, और जो चाइना है वो राइज करेगा पूरे दुनिया में, एक ग्लोबल पावर, जो ग्रेटेस्ट पावर होगी पूरी दुनिया में, वैसा बनेगा। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि जो हमारी लॉस्ट ग्लोरी है उसे हम रिक्लेम करेंगे, अमेरिका की दादागिरी को हम तोड़ेंगे। अब आज 12 साल हो गए हैं शी जिनपिंग को प्रेसिडेंट बने हुए। आज हालत क्या है? चाइना इज फेसिंग द वर्स्ट क्राइसिस एवर। ये क्राइसिस है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस किसमें? जो ये ड्रीम था जो शी जिनपिंग ने बेचा चाइनीज लोगों को, वो कॉन्फिडेंस ही टूट गया। और हो क्या रहा है? लोग अपने पैसे इकट्ठे कर कर चाइना को छोड़कर वो भाग रहे हैं। लोग भी भाग रहे हैं और पैसा भी भाग रहा है उनके पीछे पीछे। और ये जो पूरी फाउंडेशन थी शी जिनपिंग की, जो रजीम की, वही टूटकर हाथ में आ गई है। और जो चाइना के ट्रबल्स हैं, ऐसा लगता है कि खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहे। हल्का सा इन्होंने पैकेज दिया था अपने इकोनॉमी को राइज करने के लिए, अमेरिका ने युद्ध शुरू करवा दिया इसराइल का, ईरान का। और यहाँ पर एक ऐसा हो गया कि तेल के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं और चाइना तेल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए नहीं है कि चाइना की ट्रबल्स हैं। मैटर ये है कि ये सारी चीज़ें भारत को भी इफेक्ट करती हैं और भारत भी अभी वैसा ही एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपनी राइज वो देख रहा है। एक इंडियन ड्रीम, जिसको सनातन ड्रीम बोलते हैं, भारत का ड्रीम हमने देखना शुरू कर दिया। चाइनीज ने भी 20-25 साल पहले यही ड्रीम देखा था, लेकिन उनका ड्रीम कोलैप्स हो गया। उसके रीज़न क्या हैं और ये भारत में भी कोलैप्स होने की पूरे चांसेस हैं, ये भी बताऊंगा आपको वो कैसे। अब हुआ क्या है, जब शी जिनपिंग है, वो जो एक ऑप्टिमिस्टिक एक डेज होते थे दंग शाओपिंग के, आपको याद होगा, उन्होंने रिफॉर्म्स करे, चाइना के दरवाजे खोले एक डेवलपमेंट के लिए, और इन्होंने कैपिटलिज्म को एम्ब्रेस किया। भारत ने भी आज की डेट में कैपिटलिज्म को गले लगाया हुआ है कि पैसे बनाओ। अभी आप देखिए, जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो भारत में भी आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती शुरू हो गई हैं और लोग सिर्फ पैसे के पीछे वो भागना शुरू कर दिया। चाइना का भी यही हाल था। लेकिन इस कैपिटलिज्म के चक्कर में 80 करोड़ लोगों को चाइना ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और जब शी जिनपिंग देश के प्रेसिडेंट बने, इन्होंने एक अथॉरिटेरियन स्टेट की तरह काम करना शुरू कर दिया। अब मोदी जी को भी लोग बोलते हैं डिक्टेटर है, अथॉरिटेरियन है। इन्होंने जो कंट्रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए हैं। शी जिनपिंग ने भी यही कुछ किया था। यानी कि जो पर्सनल फ्रीडम थी, चाइना तो एक 10 कदम आगे है मोदी जी से। पर्सनल फ्रीडम खत्म हो गई। जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस था, जो कंपनी बड़े साइज की होती थी, जो गवर्नमेंट के लिए खतरा बन सकती थी, उसे इन्होंने डिसमेंटल करके खत्म कर दिया। अलीबाबा का हाल आपने देखा है। ऐसे ही कितनी और कंपनीज हैं जिन्हें डिसमेंटल कर दिया गया क्योंकि दे हैड बिकम टू पावरफुल। भारत में एटलीस्ट ये चीज़ नहीं है। जो लोग वहाँ पर अभी भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं उन्हें और प्रोत्साहन दिया जा रहा है भारत के अंदर। अभी चाइना में क्या हो गया है, चाइना में एक स्टेटमेंट दी जाती है रन शुए। रन शुए का मतलब होता है कि रन अवे एज क्विकली एज पॉसिबल। ये एक टर्म है चाइना में जिसके कारण मिलियंस ऑफ जो मिलियनियर्स थे, मिलियंस ऑफ मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स, उन्होंने कंट्री को छोड़ना पसंद किया। एजुकेटेड लोग यहाँ से निकल रहे हैं, दे आर रनिंग। जैसे पाकिस्तान से जिंदा भाग, वैसे ही चाइना से जिंदा भाग वाला काम हो गया है। बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए वो भारत की जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें जाना शुरू कर दिया। नंबर्स ह्यूज हैं। 1,20,000 हाई इन्फ्लुएंशियल लोगों ने दूसरे कंट्रीज में चले गए हैं 1 साल में। ये मैं 2021 का डेटा दे रहा हूँ। और हो क्या रहा है, पॉलिटिकल असाइलम मांगी जा रही है। कई बार तो ये मांगते हैं कि भाई हम यहाँ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके हिसाब से हमें वहाँ पर नागरिकता दी जाए दूसरे कंट्रीज़ की। अभी हो क्या रहा है, चाइना रोक रहा है इनको, लेकिन चाइनीज़ रोकने का नाम ही ले नहीं रहे। और भाई 2024 के अंदर भी लाइन लगी पड़ी है यूएस का वीज़ा लेने के लिए
कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, यहाँ से पैसे निकाल कर ये अपने आप को एक सेफ कंट्री में पैसे को ये रखना चाहते हैं। 2024 के अंदर सिर्फ 3 महीने में 740 बिलियन डॉलर, 740 बिलियन वो चला गया चाइना से एक क्वार्टर में, यानी कि 3 महीने में। इसका मतलब है कि जो वेल्दी चाइनीज हैं वो सारे का सारा पैसा निकाल निकाल कर वो इंटरनेशनल मार्केट में लगा रहे हैं। वहाँ पर जो महंगी प्रॉपर्टीज होती हैं वो चाइनीज खरीद रहे हैं। आप सिंगापुर चले जाइए, लंदन, वैंकूवर, आप किसी से बात कर लीजिए, आपको चाइनीज दिखते हैं महंगी प्रॉपर्टीज खरीदते हुए। अब मामला ये है कि चाइनीज अपनी कंट्री को छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? वाई आर द चाइनीज सिटीजन्स ऑल ऑफ अ सडन रनिंग अवे, और अपनी जो शिप है उसको छोड़ के जा रहे हैं? वैसे तो बोलते हैं कि जब शिप डूबने वाली होती है सबसे पहले चूहे भागते हैं। ये चूहों वाला काम नहीं है। इट लाइज डाउन कि जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था चाइनीज गवर्नमेंट ने 10-20 साल पहले अपने लोगों के साथ, तो आपको मालूम है जो दंग शाओपिंग थे, उन्होंने बोला कि मैं कंट्री को रिफॉर्म कर दूंगा। 70s 80s में बोला, चाइनीज लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। आपको जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है हमारी, उसे सहन करना पड़ेगा। आपके बोलने की, सोचने की जो आज़ादी है वो हम छीनते हैं। वो इन एक्सचेंज ऑफ कि आपको एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देने का प्रॉमिस चाइनीज गवर्नमेंट देगी। बस आपको बोलना नहीं है, चुप करके काम करते रहो। मैसेज वॉज क्लियर, आप पॉलिटिक्स से दूर रहिए और इन रिटर्न हम आपको अमीर बना देंगे। अब 20-25 साल ये मॉडल बड़े अच्छी तरह से काम किया। चाइनीज जो मिडिल क्लास था वो बहुत तेज़ी से ग्रो भी किया उन्होंने। प्राइवेट बिजनेसेस फ्लरिश किए। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो थोड़ा सा कम किया गवर्नमेंट ने, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैमिलीज उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी चाइना के अंदर, और उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर अपने बच्चों को डाल दिया, यानी कि फॉरेन में बच्चे चाइनीज़ के पढ़ने चले गए। अब आए उसके बाद मिस्टर शी जिनपिंग, जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया था दंग शाओपिंग ने अपने लोगों के साथ, उसके थोड़ा सा इन्होंने कम किया। अब हुआ क्या, आपको मालूम है कि जो जीरो कोविड लॉकडाउन लगाया शी जिनपिंग ने, उससे पूरी इकोनॉमी थी वो हिल गई। जो इनकम्स थी, जो अमीर थे अमीर बनते गए, जो गरीब था और गरीब हो गया, और ये सारा कॉन्फिडेंस जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर था वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास अब वो एबिलिटी नहीं रही कि वो लोगों को जो ये ड्रीम दिया था चाइनीज़ ड्रीम का, उसको फुलफिल कर सकते। साथ में जो शी जिनपिंग है उन्होंने एक रूल था उसे ख़त्म कर दिया कि कोई भी जो चाइना में 2 टर्म से ज़्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। लेकिन 2018 में उन्होंने इस रूल को ख़त्म कर दिया और एक गलत डायरेक्शन उन्होंने पॉलिटिकल सिनेरियो को दे दी। लोगों को बता दिया कि भाई जो हार्ड लाइन अथॉरिटेरियन सिस्टम है वो अब आएगा, इकोनॉमी डाउन जा रही है, एंड जो चाइनीज़ ड्रीम है इट इज़ नाउ बिकम अ नाइटमेयर। तो लोग सोचते हैं कि भाई जब अथॉरिटेरियन रजीम है, पैसे बन नहीं रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, बिजनेसेस डाउन चल रहे हैं, तो हम ये दादागिरी सहन क्यों करें? बोल सकते नहीं है क्योंकि किडनियाँ निकल जाती हैं, तो इससे अच्छा है कंट्री छोड़कर भाग जाइए। कंट्री भी छोड़कर भाग जाइए, पैसे लेकर भी भाग जाइए, कुछ भी पीछे छोड़ना नहीं है। ये चाइनीज़ का हाल हो गया है। अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिसेंट है, यानी कि वो टॉलरेट नहीं किया जाता। कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, मैं पहले बताया आपको, किडनी निकाल लेते हैं, लीवर भी निकाल लेते हैं, दिल चाहिए तो दिल भी निकाल लेते हैं। दिल तो वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बचा कुचा हो तो भी निकाल लेंगे। अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अब सड़कों पे आ रहे हैं कि भाई हमें चेंज चाहिए। इवन दो बहुत थोड़े लेवल पर लोग बाहर निकले हैं, लेकिन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। और जो छोड़ नहीं सकते वो क्या कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए। एक स्टेटमेंट और आ गया यहाँ पर, दांगपिंग, इसका मतलब है लाइंग फ्लैट, यानी कि हम कोई प्रेशर नहीं लेंगे। गांव में जाकर उन्होंने छोटा सा मकान खरीदा, जो 2-3 लाख रुपए में मकान मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि गांव में कोई रहना पसंद नहीं करता, और वहाँ पे आराम से लेट जाते हैं। कोई इंटरनेट नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से ज़िंदगी निकालो जब तक कि इकॉनमी ऊपर ना आ जाए। और जो एक इकोनॉमिक डिक्लाइन है इसका अंत दिखता ही नहीं है। हार्ट ऑफ द चाइनीज़ क्राइसिस वो है इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई आपको अच्छी ज़िंदगी देने का कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट लेती है, बस आपको चुप रहकर हमारी दादागिरी को सहन करना है। बहुत लंबे टाइम तक ये चलता रहा, और चाइना की इकॉनमी ने भी क्या
जिसको बोलते हैं कि सारी दुनिया को पीछे कर दिया अपनी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। चीप लेबर थी, एक्सपोर्ट्स थे, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने काम किया, लेकिन वो सारे दिन अब खत्म हो चुके हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं आ नहीं रही, ग्लोबल ट्रेड जो है वो रुका पड़ा है, अमेरिका यूरोप स्टैग्नेशन में है, और ऑटोमाइजेशन जो है वो जॉब्स को रिप्लेस करती जा रही है। ऊपर से सोने पे सुहागा चाइना की जो एजिंग पॉपुलेशन है उसके कारण भी वर्क फोर्स कम होता जा रहा है। ऊपर से रियल एस्टेट आपको मालूम है उसके जो पिलर्स हैं वो टूटे पड़े हैं, यानी कि पूरा का पूरा चाइना का जो ग्रोथ प्लान था वो कोलैप्स हो गया है, और मिलियंस ऑफ लोग अब यहाँ पर या तो जॉबलेस हैं, और ऊपर से जो होम यानी कि जो घर बनाए हुए थे वो भी खाली पड़े हैं, घोस्ट सिटीज बन चुकी हैं। मकान 5.5 करोड़ मकान यहाँ पर ऐसा बन के पड़ा हुआ है जो बिकने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, यानी कि जो डेवलपर्स हैं वो भी कर्जे के नीचे डूब गए हैं। अब जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो ट्रेडिशनली एक मेंटेन करती है एक इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो करते रहेंगे, वो डिलीवर करते रहेंगे। वो अभी भी बोल रहे हैं हम आपको ग्रोथ देंगे, लेकिन ये जो केक है वो आहिस्ता आहिस्ता वो छोटा होता जा रहा है। लोगों ने टफ क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए कि क्या ये जो ग्रोथ है वो सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ही आएगी? अगर उसमें आएगी तो जो एवरेज सिटीजन है उसकी स्ट्रगल्स के बारे में कौन सोचेगा? यहाँ पर पॉलिटिकल डिसेंट मैंने पहले बोला है कि अगर किसी ने बोला तो बहुत सख्ती से उसे दबा दिया जाता है, और जो फाइनेंशियल और ह्यूमन प्लाइट है ये एक लॉजिकल रिस्पॉन्स है कि यहाँ पे बोल सकते नहीं है, यहाँ पर ज़िंदगी चलानी मुश्किल है, यहाँ से भागो। तो इसलिए जो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हिला पड़ा है। जो शी जिनपिंग की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा ट्राई किया इस नैरेटिव्स को कंट्रोल करने के लिए, क्रैकडाउन भी किया कि अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। सेंसरशिप इंटरनेट के ऊपर बहुत तकड़े लेवल पर यहाँ पर है, लेकिन नंबर्स जो हैं वो अभी भी यही हैं कि लोग पैसे लेकर भाग रहे हैं यहाँ से। इसको आप छुटला नहीं सकते, इसको दबा नहीं सकते। ये एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है कि जो डिस्ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का, वो दिखता है कि गवर्नमेंट ने हमें गलत प्रॉमिसेस दिया था कि हम आपको अच्छी ज़िंदगी देंगे। अब ये सारा मुद्दा तो हो गया जो मैंने समझा दिया, अच्छी ज़िंदगी दी 20-25 साल, लेकिन उसके बाद अभी सब कुछ हिल गया है। अभी लेसन क्या है भारत के लिए, और आगे रोड जो है आगे चाइना की वो कैसे चलेगी? अभी तक जो भी मैंने बताया आपको 5-6 महीने पहले बता दिया था कि दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन इन चाइना, वो वैसे ही हो रही हैं। और इन्होंने पैकेज देना था, मैंने पहले बताया था आपको पहले पैकेज आएगा, जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट कभी पैकेज नहीं देती है, आपकी जेब में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा कंट्री को रिवाइव किया गया है। बट चाइना के जो ट्रबल्स हैं ये भारत को बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स ये देते हैं। हम भी राइज कर रहे हैं, ग्लोबल पावर बनने की राह के ऊपर हैं, लेकिन जो चाइना ने ये खड्डे थे जिसके अंदर वो खुद गिर गया, हमें चाहिए कि हम भी उन खड्डों में ना गिरें। हम डेमोक्रेसी को हमने गले लगाया हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के बहुत चैलेंजेस हैं। जो हमारे यहाँ पर भी जो मनी की इनइक्वालिटी है, जो अमीर है बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, वैसे ही जैसे चाइना में था, और गरीब गरीब होता जा रहा है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है, कांग्रेस ने बोल दिया हम जीतेंगे तो मुसलमानों को यहाँ पे बादशाह बना देंगे और हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। मोदी जी हैं वो अभी भी सेकुलर का स्यापा लेके बैठे हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है जॉब क्रिएशन की। मैसिव वर्कफोर्स है हमारे कंट्री में, लेकिन जॉब नहीं है। जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर की कंपनीज को मोदी जी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी उन्हीं फैक्ट्रीज में आग लगवा देता है या वहाँ पर हड़ताल करवा देता है। यानी कि इन चीज़ों से बाहर जब तक भारत नहीं निकलेगा, हमारे देश में तरक्की नहीं हो सकती। भारत बहुत देर से फ्रीडम, डेमोक्रेसी इसका चैंपियन रहा है, चाइना में इसके उल्टा था। लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाइना ने किया है, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट अभी भी तोड़ा नहीं है। भारत के अंदर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि भारतीय गवर्नमेंट ये बोले कि आपकी ज़िंदगी को मैं बहुत अच्छी तरह से मैं चलाऊंगा। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना कोई अच्छी स्कीम नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपने ही पैसे बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? जो ज़रूरतमंद है उसके पास राशन अभी भी पहुँच नहीं रहा होगा। कोई ना कोई काले बोरे वाले गलत अपने आधार कार्ड लगाकर लाइनों में खड़े होंगे। वोट मोदी जी आपको फिर भी उन्होंने नहीं देनी है। और जो भारत का एक्चुअल मिडिल क्लास है, वैसे ही जैसे चाइना के अंदर है, वही ड्राइवर होता है एक इकोनॉमी को आगे लेके जाने वाला।
चाइना में वो पिस रहा है, भारत में भी वो पिसता जा रहा है। जो ये आप सुन रहे हो वीडियो, इनमें से जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं जो महंगाई से आज तंग हैं, जॉब में आपकी या बिजनेस में पैसे नहीं बन रहे, कमेंट्स में जरूर डालना ताकि मुझे पता लगे कितने लोग हैं आप में से जो दुखी हैं इन चीज़ों से। चाइना में जो हो रहा है भारत में भी वो हो रहा है आज की डेट में। और ये जो क्लास है, ये जो मिडिल क्लास होती है, इसको हमेशा बोला जाता है तुम ट्रांसपेरेंट रहो, अपनी इनकम जो है अकाउंटेबल रखो, आप फेयरनेस रखो, इनकम टैक्स टाइम पर रखो। और भाई 3-4% लोग हैं सिर्फ भारत में जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनका गला दबाया हुआ है। और जिन्होंने पिछले 1000 साल से कभी टैक्स भरा ही नहीं है, उनसे पूछा ही नहीं जाता। और ये जब तक हम अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, ये क्राइसिस भारत में भी आने वाले हैं और हमारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी गिरने वाला है या गिर चुका है, मोदी गवर्नमेंट से हो या कांग्रेस से हो। अब आते हैं कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। मोदी जी ने एक विजन दे दिया कि 2047 तक मैं भारत को डेवलप कंट्री बना दूंगा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, वैसे ही जैसे चाइना ने किया, लेकिन हमने डिजिटल जो इनोवेशन है, ग्लोबल डिप्लोमेसी है, इसके अंदर हमने बहुत लंबे लंबे स्टेप्स आगे ले गए। भारत की इकोनॉमी को हमने फास्टेस्ट ग्रो किया है जब पूरा दुनिया रिसेशन के अंदर है, यानी कि हम ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट बनने की राह के ऊपर हैं। अगले 10 सालों में वी विल बी अ फोर्स टू सी। लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट है इसे विजिलेंट भी रहना पड़ेगा। वाई? क्योंकि जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, जैसे चाइना को वो राइज नहीं करने देती, वैसे ही उन्होंने सोच लिया है कि भारत को अब राइज करने हमने नहीं देना है। हमारे यहाँ पर डिविजन्स बहुत हैं, नॉर्थ साउथ की हैं, ऊपर से सोशल जो टेंशन्स हैं हिंदू मुसलमान की, अब तो हिंदुओं के बीच में भी टेंशन खड़ी कर दी हैं इस धुरत राहुल गांधी ने। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ये जो कुछ मुद्दे हैं, जब तक इन्हें एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक हम राइज नहीं कर सकते। और मोदी जी की जो लीडरशिप स्टाइल है, आपको मालूम है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो करते जा रहे हैं, एक नेशनलिस्ट नैरेटिव को लेके चलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्रैक्स आते हुए आपको दिखाई देते हैं। और ये लोगों के साथ रेजोनेट तो करते हैं, लेकिन सारी पॉपुलेशन के साथ नहीं करते। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं सनातन, लेकिन जो मुसलमान है वो कहते हैं कि सनातन से तो हमारा दूर से लेना देना कोई नहीं है, हमारे तो खलीफा ने बोला था इनको खत्म करना है। यानी कि चाइना का जो एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर टोपी वालों को जैसे सीधा किया गया, जब तक भारत में ये काम नहीं किए होंगे, वो बेशक हिंदू ही रेडिकलाइज क्यों ना हो या मुसलमान हो, जब तक आप इनको ठीक नहीं करेंगे ग्रोथ नहीं आ सकती। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर सिर्फ काम करना ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता, कभी भी ग्रोथ नहीं आ सकती जब तक ये सोशल स्टेबिलिटी भारत के अंदर नहीं आती है। यानी कि मोदी जी को ग्रोथ के साथ साथ सोशल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। बार बार वीडियोस में बोल रहा हूं कि मोदी जी यू आर फेलिंग द कंट्री इन दिस। वो कास्ट रिलीजन से ऊपर निकलकर सारे कंट्री को एक झंडे के नीचे कैसे खड़ा करना है ये आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं आखिरी पॉइंट, वो है इंडियन मिडिल क्लास। इंडियन मिडिल क्लास एक स्ट्रेंथ है भारत की, एक कंजम्पशन की, ये एक पॉपुलेशन है, लेकिन अनरेस्ट होना शुरू हो गया। हरियाणा हारने वाले हैं, JNK हाथ से गया, महाराष्ट्र भी हाथ से निकल जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसको लगता है कि आपने मुसलमानों को खुश करने के लिए सारे काम कर दिए, आपने मंदिर बना दिया, अपने पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए आपने वो काम कर दिया, लेकिन क्या आपने जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लेकर आने थे उसके अंदर कुछ किया? उसमें कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर लाखों बच्चे, $56 बिलियन हर साल खर्च होता है जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। अगर $56 बिलियन यही 4-5 लाख करोड़ रुपए बनता है हर साल का, अगर उसको भारत में ही इन्वेस्ट करके यहाँ पर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खोले जाते जो वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड के हों, क्या ये सारा पैसा बाहर निकलना बंद नहीं होता? होता, लेकिन इसके ऊपर काम किया ही नहीं किया। चाइना ने इसके ऊपर काम किया है, बट भारत इसके ऊपर बहुत लेवल पर काम कर सकता है, बट इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन दिस। प्लस इसके साथ साथ हाई क्वालिटी जॉब्स को हम क्रिएट नहीं कर पाए, इसीलिए जो ये इनइक्वालिटी है भारत के अंदर वो बढ़ती जा रही है। और लोगों का जो टैलेंट है जो भारत का है, हमारे जैसे लोग भारत को छोड़कर दूसरे कंट्रीज में काम करने जाते हैं, एक शरणार्थी की तरह हमें रहना पड़ता है। ऐसा क्यों? USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब ग्रो कर रहे हैं भारतीयों के लिए, भारतीयों के कारण, और हमारे यहाँ पर भारत के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं है। कितने भारतीय हैं जो मुझे अपने आइडियाज भेजते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं है। ये लेसन्स हमें चाइना से सीखने पड़ेंगे। चाइना ने ये गलतियां करी, हम ये गलतियां ना करें, क्योंकि अगर भारतीयों ने छोड़ना शुरू कर दिया, वो भी अरबों रुपये निकाल कर बाहर ले जाएंगे जैसे चाइना में कर रहे हैं, और इसके इम्प्लीकेशंस बहुत लंबे होते हैं। चाइना का डिक्लाइन हमें एक चीज़ तो दिखाता है कि चाइना के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है जैसे भारत के अंदर है,
लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस है यहाँ पर, उसने अब पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स लगाने शुरू कर दिए हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस इनका कम होता जा रहा है। जिसके बोलते हैं ना, जिसके घर में दाने उसके कमले भी सियाने। इसलिए राहुल गांधी जो है उसका कमला, जो कि कांग्रेस वालों का, वो सियाना हो गया आज की डेट में। भारत के अंदर अभी बिजनेस चल रहा है, दुनिया हमें सलाम कर रही है। जब बिजनेस यहाँ पर कम होना शुरू होगा, अपॉर्चुनिटीज कम आएंगी, तो हमारे चैलेंजेस भी बढ़ने वाले हैं। यानी कि हमारे पास भी एक ऐसा वैक्यूम है जो चाइना ने खोल छोड़ दिया है दुनिया के अंदर, उसे हम फिल कर सकते हैं ग्लोबल ट्रेड के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग, डिप्लोमेसी के अंदर हम अपना दबदबा बना सकते हैं। एक तरफ तो चाइना वीक हो रहा है और दूसरी तरफ वो एग्रेसिव भी हो रहा है रीजनली, ग्लोबली। देखिए, जब आपके पेट में गुड़गुड़ हो रही हो तो आप भागना शुरू करते हैं, चाइना भी वही काम कर रहा है। यानी कि ये पूरे अनस्टेबल वर्ल्ड के अंदर भारत को अपनी स्पेस बनानी पड़ेगी, आराम से अपनी किश्ती को आगे लेके जाना पड़ेगा, और जो इंटरनल डिक्लाइन है उसे यूज करना पड़ेगा भारत को अपने ग्रोथ के लिए। यानी कि ये ग्लोबल स्टेज के ऊपर भारत का मोमेंट है। चाइना का जो चाइना ड्रीम था वो तो ताश के पत्तों की तरह गिरता हुआ दिखाई देता है अंडर द वेट ऑफ ऑथोरिटेरियन सिस्टम, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। और ये भारत के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, एक ग्रोथ लेके आने के लिए, डिप्लोमेटिक एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी लेके आने के लिए, और जो सोशल जो डिविजन्स है इसे खत्म करने के लिए। यानी कि हमें लेसन मिला है चाइना से कि चाइना के लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं पैसे ले लेकर, इसको रोकने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट के पास फॉर्मूला नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट इसके अंदर अब बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकती है। ऑलरेडी $56 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं होता दोस्तों, सिर्फ बच्चे लेकर जा रहे हैं। और कितने बिजनेसेस हैं जो यहाँ से निकल कर अब दूसरे कंट्रीज़ में, दुबई में, यूरोप में, इन्होंने फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी हैं भारतीयों ने, कि जो प्रॉब्लम आज चाइना में आ रही है वो कल को भारत में भी आ सकती है। यानी कि जो इंडियन ड्रीम है अभी शुरू हुआ है, शुरू होने से पहले ही कहीं खत्म ना हो जाए, हमारी ही डिविजन्स के कारण और हमारी गवर्नमेंट की इन एक्शन के कारण। अगर मिडिल क्लास जो भारत की है उसे सपोर्ट नहीं किया गया तो भारत में भी वही कुछ होगा जो आज की डेट में चाइना में हो रहा है। यानी कि हमें सिर्फ ग्रोथ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है भारत को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़ टू द मिडिल क्लास, और जो दबाने का काम है मिडिल क्लास को उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास ऑलरेडी दुखी है, उनकी लाइफ ऑलरेडी एक नाइटमेयर भारत के अंदर बन चुकी है। थैंक यू दोस्तों, ये बड़ा ही एक डिटेल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाना था। और जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि आपके जो ये जय श्री राम है इससे एक मूवमेंट शुरू हो रही है। हम सब सनातनी इकट्ठे मिलकर एक वाइब्रेशंस क्रिएट करें और हम सब इकट्ठा मिलकर इस भारत को वाइब्रेशंस दें जय श्री राम की, ताकि इसको आगे ले जाया जाए। और ये वाइब्रेशंस वाकई में काम भी आती हैं। चाइना की एक ही मजबूरी है, या बोल लीजिए कमी है, कि यहाँ पे ना तो जय श्री राम है, ना अल्लाह है, ना क्राइस्ट है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए डिक्लाइन भी तेज़ी से हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो बडी टू प्रोटेक्ट देम। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।